गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महान प्रताप। आज हम डिस्कस करेंगे बिंदुसार के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी मृत्यु जो होती है वो 298 ईसा पूर्व हो जाती है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना या उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। तो 298 ईसा पूर्व बिंदुसार मगध का सम्राट बनता है। बिंदुसार जो है वो 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक मगध के ऊपर राज करता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाना। जो यूनानी जो लेखक हैं उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है, वायु पुराण में उसको भद्रसार कहा गया है, और जो जैन ग्रंथ जो है उसमें सिंहसेन कहा गया है। मतलब बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा गया है, भद्रसार भी कहा गया है और सिंहसेन भी कहा है। अमित्रोचेट्स किसने कहा है? जो यूनानी जो राइटर हैं, यूनानी जो लेखक हैं, उन्होंने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है। वायु पुराण में उसको भद्रसार कहा गया है, और जो जैन धर्म की जो बुक्स है उसमें उसको सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। दिव्य वदान के अनुसार इसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दिव्य वदान जो कि संस्कृत में लिखी हुई बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक है। तो दिव्य वदान के अनुसार उसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। उन विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को भेजा गया। जब अशोक उस विद्रोह को दबाने में असफल हुआ तो बाद में उसके बड़े भाई सुशील को भेजा जाता है। सुशील ने उस तक्षशिला के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक, अब बिंदुसार के दरबार में 2 फेमस जो विदेशी यात्री जो थे वो आए थे। तो उसमें से पहला जो है उसका नाम था डायमेकस। यूनान का जो राजा जो था, यूनान का शासक जो था एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था डायनोसियस या डियानिसियस। डायनोसियस सही रहेगा। डायनोसियस जो था वह इजिप्ट का यानी कि मिस्र का रहने वाला था। मिस्र के जो रूलर जो थे फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, उनके द्वारा डायनोसियस को भेजा गया था। तो बिंदुसार के दरबार में आने वाले 2 विदेशी यात्री डायमेकस और डायनोसियस। डायमेकस जो था वो ग्रीक यानी कि यूनान का था, और डायनोसियस जो था वह मिस्र का रहने वाला था। तो इस तरह से 298 ईसा पूर्व से लगाकर 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार जो होता है वह मगध के साम्राज्य के ऊपर शासन करता है। 272 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में अशोक जो होता है वह मगध का सम्राट बनता है। अशोक 272 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व तक मगध का राज करता है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। वास्तव में यही था, क्योंकि अशोक जो था वह बिंदुसार का बड़ा पुत्र नहीं था। नियम के हिसाब से जो बड़ा पुत्र होता है वही शासक बनता है। अशोक जो था वह सुशील से छोटा था, और बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक मगध का सम्राट बने। तो उसकी मृत्यु के बाद में उसकी इच्छा के विपरीत अशोक जो होता है वो सुशील को हराकर मगध का सम्राट बनता है। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा देना। अब अशोक का नाम अशोक कहाँ पर मिलता है? तो दक्षिण भारत से उसके जो अभिलेख मिले हैं गुर्जरा और मास्की, इस गुर्जरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। कई सारी जगह पर उसके अलग अलग नाम मिलते हैं, तो उसमें से अशोक नाम जो मिलता है वो मास्की और गुर्जरा में मिलता है। तो कई सारे अभिलेखों में उसको देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे उसकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक में अभिलेखों में उसकी रानी कारुआकी का भी उल्लेख मिलता है। तो अशोक के बेटे का नाम महेंद्र और उसकी बेटी का नाम संघमित्रा था। उसके अलावा उसकी एक दूसरी पत्नी कारुआकी को भी मेंशन किया गया है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। मतलब भारत में तमिलनाडु के भाग को छोड़कर लगभग भारत और अफगानिस्तान का भाग जो था वह अशोक के साम्राज्य का भाग था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया, इसको टिक लगा देना। 261 ईसा पूर्व 8वें वर्ष, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। हाथी गुम्पा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग का
पर नंद राज शासन करता था। मतलब जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तब वहां का राजा जो था वो नंद राज था, ऐसा हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा की। मतलब इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने युद्ध न करने की कसम खाई। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई। टिक लगा देना है। मगध के अंदर मिलाने के बाद में कलिंग की राजधानी धोली या तोसली बनाई गई थी। श्रमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। मतलब दो बुद्ध भिक्षु थे, श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, इन दोनों ने अशोक को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना की। मतलब अशोक ने अब युद्ध न करने की कसम खाई और भेरी घोष की जगह पर उसने धम्म घोष की स्थापना की।